बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन को और साथ में इनके एक वर्क को। ये एलिज़ाबेथन एरा के 18th सेंचुरी के एक क्रिटिक हैं और इनको हम लोग एज अ क्रिटिक, एज अ पोइट, एज अ ड्रामाटिस्ट हर एक चीज़ इनकी स्टडी करेंगे। ये क्रिटिसिज्म का चैप्टर नंबर 4 है। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करवा सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जॉन ड्राइडन के लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। तो जॉन ड्राइडन जो हैं, ये एक प्रोमिनेंट पोइट थे, इंग्लिश पोइट, प्लेराइट और एक क्रिटिक भी हैं। और ये 17th सेंचुरी के अपने जो इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की हैं, उनकी वजह से ये जाने जाते हैं। सबसे पहले इनकी अर्ली ईयर के बारे में बात कर लेते हैं, अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जॉन ड्राइडन जो है, ये इंग्लैंड में पैदा हुए 1631 में और ये एक प्यूरिटन फैमिली में पैदा हुए। इन्होंने अपनी एजुकेशन वेस्टमिनिस्टर स्कूल और ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हासिल की। अब इनकी जो लिटरेरी बिगनिंग्स हैं वो देख लेते हैं कहाँ से हुई। जॉन राइडर ने अपना करियर जो है वो एज़ अ पोएट शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने हीरोइक स्टैंजास लिखे ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉनवेल। और इनका जो स्टाइल था वो एक क्लासिकल स्टाइल था। इन पर बेन जॉनसन और अब्राहम कॉवले का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और ये क्लासिकल स्टाइल में लिखा करते थे। रिस्टोरेशन पीरियड में 1960 में जॉन ड्राइडन जो है वो चार्ल्स टू के अंडर एक कोर्ट पोल बन गए और इनकी जो राइटिंग थी उसमें इन्होंने पॉलिटिकल क्लाइमेट को किस तरह से चेंज किया जा सकता है उस पर इन्होंने बात की। मज़ीद अगर आगे बात करें तो ड्रामेटिक वर्क्स इनके देख लेते हैं। इनके जो फेमस प्लेज हैं उनमें द इंडियन क्वीन और जो दूसरा है वो है ऑल फॉर लव। और एक ट्रेजेडी बेस्ड प्ले है शेक्सपियर का जो कि एंटोनी एंड क्लियोपैट्रिया, उस पर बेस्ड उन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखी है। जॉन ड्राइडन ने पॉलिटिकल स्टाइल्स भी लिखे, जो कि इनका जो स्टाइल होता था वो इसको हीरोइक कपलेट में लिखा करते थे। पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट है उसको भी दिखाते थे। ये एक प्यूरिटन थे लेकिन बाद में इन्होंने कैथोलिज्म में कन्वर्ट कर लिया खुद को 1685 में। जो कि इनका करियर है उस पर ये, क्योंकि उस टाइम एंटी कैथोलिक का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा इनके करियर पर असर पड़ा इनके इस कन्वर्जन की वजह से। अपने आखिरी सालों में ड्राइडन का जो फोकस रहा है वो ट्रांसलेशन पे रहा है। और इन्होंने ट्रांसलेशन किया है एक वर्जिस का एक वर्क है अनीड, उसको ट्रांसलेट किया है। और उसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल पोएट्स के जो पोइम्स हैं उनको भी ट्रांसलेट किया है। और जो आज हम इनका वर्क पढ़ेंगे, प्रीफेस टू द फेबल्स, वो भी इसी का हिस्सा है, वो भी इनकी एक ट्रांसलेशन ही है। ड्राइडन की जो डेथ है वो 1700 में हुई लंदन में और इनको जो है वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया। जॉन ड्राइडन के वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पोएट्री में क्या-क्या लिखा। तो पोएट्री में जॉन ड्राइडन ने काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स और थीम्स को कवर किया है। इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनमें एनएस मिराबिलिस, ये जो है ये एक ऐसी ही पोएम थी जिसमें कि 1666 में जो भी इवेंट्स हुए वो सारे इन्होंने उसमें बताए हुए हैं। उसके अलावा जो दूसरा इनका फेमस वर्क है वो है द हिंड एंड द पैंथर, ये एक पॉलिटिकल एलेगोरी थी। ड्रामास की तरफ आ जाएँ तो ड्रामास में जॉन ड्राइडन ने ड्रामेटिक वर्क्स में कॉमेडीज़ भी लिखी, ट्रेजेडीज़ भी लिखी और हीरोइक प्लेज़ भी लिखे। जो इनका फेमस इनके वर्क्स हैं उनमें द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेंडा और दूसरा जो है ऑल फॉर लव। ये ऐसे प्लेज़ थे जो कि स्टेज पर भी परफ़ॉर्म किए गए थे। इन्होंने क्रिटिसिज़्म पर भी बात की, क्रिटिकल वर्क्स भी लिखे जिनमें इनका एक फेमस एसे, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएज़ी, ये जो है इन्होंने इसमें ड्रामे के नेचर को डिस्कस किया है। बाद में इन्होंने इसमें इंग्लिश ड्रामा को भी डिफेंड किया है, जो कि फ्रेंच न्यू क्लासिकल प्रिंसिपल्स थे उनके अगेंस्ट। ट्रांसलेशन की बात करें तो जॉन ड्राइडन ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्क्स जो कि दूसरों ने लिखे थे और उनकी उन्होंने ट्रांसलेशन भी की है। जिसमें कि हम लोगों को वर्जिस का एक वर्क देखने को मिलेगा एनीड। इसके अलावा इन्होंने होमर का, जो कि एक ग्रीक पोएट थे, उनका भी इन्होंने एक वर्क को ट्रांसलेट किया इलिड। इसके अलावा इन्होंने ओविड का भी एक वर्क मेटामॉर्फोसिस, ये भी इन्होंने ट्रांसलेट किया। इसके अलावा इन्होंने चौसर का काफ़ी ज़्यादा इन पर इन्फ्लुएंस रहा है और चौसर का भी इन्होंने वर्क्स को ट्रांसलेट किया। जो कैंटरबरी टेल्स थी उनमें इन्होंने उनकी 5 टेल्स को ट्रांसलेट किया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉन ड्राइडन एज़ अ पोएट। तो जॉन ड्राइडन जो हैं ये रिस्टोरेशन एरा के बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव पोएट माने जाते हैं। और इनका एक बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश पोइट्री को शेप करने में लेट 17th सेंचुरी में। इन्होंने वेरियस टाइप्स की पोइट्री लिखी जिसमें सटायर, हेरोइक ड्रामा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। और साथ ही साथ ये जो इनकी सारी जो जितनी भी पोइट्रीज़ यहाँ पे जितने भी वर्क्स हैं, वो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेज़ को उस टाइम के जो भी उस टाइम में पॉलिटिकल और सोशल इफ़ेक्ट्स होते थे, जो भी सिचुएशंस थी, उनको रिफ्लेक्ट करते थे। इनका एक बहुत फेमस वर्क एब्सोलम एंड एचिटोफल, ये जो था ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था, जो कि पॉलिटिकल बेस्ड था। इसके अलावा और यहाँ पे ड्रामा से हट के अगर बात की जाए तो ड्राइडन की जो पॉलिटिकल स्किल्स थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। जॉन ड्राइडन ने अपनी पोएम्स में नेचर और लव के बारे में बात की है। और जो ड्राइडन्स की जो पोइट्री है वो हमें ये बताती है, उनके वर्सटाइल होने को हम लोग को बताती है कि वो कितने वर्सटाइल थे, इनकी कितनी कीन अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन नेचर के साथ। और हर एक किस्म के इन्होंने जॉनरा पे क्योंकि बात की है, हर एक पे लिखा है, तो उन सब चीज़ों को भी ये हम लोगों को दिखाती है। और इनका
इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है वो बाद में आने वाले पोएट्स पर भी बहुत ज़्यादा रहा है, जिसमें कि सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, टी.एस. एलियट, इन सब की वजह से भी जॉन ड्राइडन को इंग्लिश लिटरेचर में अलग मुकाम हासिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन ड्राइडन एज़ अ ड्रामाटिस्ट। तो क्योंकि ये रिस्टोरेशन पीरियड के थे 17th सेंचुरी में, इंग्लिश ड्रामा पर भी काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा है। ये अपने प्लेस की वजह से जाने जाते थे, जिसमें कि ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, और साथ ही साथ जिस तरह से वो लैंग्वेज को यूज़ करते थे ना इन सब में, और बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को क्रिएट करते थे, वेरियस ड्रामेटिक फॉर्म्स पर भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। तो ये इस सारी चीज़ों की वजह से जाने जाते थे। इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्क ऑल फॉर लव, जो कि शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रिया, ये उसका रीइमेज है। इन्होंने अपने इस प्ले में ब्लैंक वर्सेस का यूज़ किया, क्योंकि रिस्टोरेशन पीरियड में, क्योंकि जब उस वक़्त जब ड्रामास लिखे जाते थे, तो राइम वर्सेस का यूज़ किया जाता था। इन्होंने ब्लैंक वर्सेस का यूज़ किया। इस प्ले में जो मेन थीम्स जो थे वो लव, ऑनर और ड्यूटी, ये सारे थीम्स से ये डिस्कस किए थे इन्होंने अपने इस प्ले में। जॉन ड्राइडन ने हेरोइक ड्रामास भी लिखे, जिसमें कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा और दूसरा द औरंगज़ेब। ये जो है इन्होंने, क्योंकि उसमें एक क्लासिकल ट्रेजेडी को ब्लेंड किया था, तो जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ रिस्टोरेशन एरा में, और इनको एज़ अ लीडिंग प्लेराइट भी जॉन ड्राइडन को माना गया। ओरिजिनल वर्क से अगर हट की बात की जाए, तो जॉन ड्राइडन ने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स की, क्लासिकल वर्क्स की ट्रांसलेशन भी की, जिसमें कि हम लोगों को ऑडिफस और दूसरा ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इनकी इन्होंने ट्रांसलेशन भी की। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जॉन ड्राइडन एज़ अ क्रिटिक। तो जॉन ड्राइडन जो थे वो सिर्फ़ एक पोएट या फिर ड्रामाटिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। उनका बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज़्म को शेप करने में, क्योंकि इनके जो वर्क होते थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर, डिटेल्ड, और जो भी वर्क्स में कॉम्प्लेक्स लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाता था, वो उनको एनालिसिस करते थे। इनका सबसे जो फेमस क्रिटिकल वर्क है वो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएज़ी, जो कि पब्लिश हुआ था 1668 में। इन्होंने इस वर्क में ड्रामा को जो है वो डिफाइन किया है, और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स को बनाया जाना चाहिए। सिचुएशंस को एक बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशंस को क्रिएट किया जाना चाहिए इंग्लिश ड्रामाज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका ये जो एसे था ये बहुत ज़्यादा क्लियर और कंसाइज़ था, और ये जो लिखा गया था वो प्रोज़ स्टाइल में लिखा गया था, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम्पल है क्लासिकल और कंटेम्परेरी ड्रामाज़ की। जॉन ड्राइडन ने क्लासिकल लिटरेचर को ट्रांसलेट भी किया, जिसमें कि वर्जिल, ओविड और चौसर का जो वर्क है वो इंक्लूड है। इनकी उन्होंने ट्रांसलेशन भी की। ओवरऑल अगर बात करें तो जॉन ड्राइडन जो है वो अपनी एक बिल्कुल थॉट्स की जो क्लैरिटी होती है उनकी वजह से, एक्सप्रेशंस की वजह से, और किस तरह से वो हर एक डिटेल पर अटेंशन देते थे, और जो कॉम्प्लेक्स लिटरेरी आइडियाज़ होते थे उनको किस तरह से वो देखते थे, इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हम लोगों को बाद में आने वाले क्रिटिक्स जैसे कि सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप और टी.एस. एलियट, इन पर भी देखने पे हम लोगों को मिलेगा। इन पर भी काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था। देन हम लोग इनके एक वर्क की बात कर लेते हैं, इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। समरी ऑफ द एसे, प्रीफेस, फेबल्स, एंशिएंट एंड मॉडर्न। ये हम इसकी समरी को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। से ये स्टार्ट होता है कि जॉन ड्राइडन जो है वो खुद को एक ऐसे इंसान के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट तो लेता है कि वो एक हाउस की बिल्डिंग को बनाएगा। लेकिन वो अपने इस प्लान में फेल हो जाता है, और जो जब वो उसको कंप्लीट तामीर कर लेता है, तो वो एक लॉज जो है वो तामीर करता है सिर्फ़। वो खुद को इस आदमी के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने स्टार्ट में जब मैंने ये अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो मैंने ये सोचा था कि मैं जो ग्रीक पोएट है होमर, उसका एक वर्क उसको ट्रांसलेट करूँगा, इलीड। उसका ये एक फेमस एपिक पोएम है, उसको मैं ट्रांसलेट करूँगा। उसको ट्रांसलेट करने के बाद उन्होंने एक रोमन पोएट ओविड, उसका भी एक वर्क मेटामॉर्फोसिस, इसको भी ट्रांसलेट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने फर्दर मज़ीद वो प्रोसीड करते गए। का इनिशियल प्लान था उसको उन्होंने चेंज कर दिया, और इन्होंने जो अपना जो फाइनल वर्क था वो किस तरह से इन्होंने क्रिएट किया, बिल्कुल ही जो इन्होंने इनिशियली में सोचा था उससे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था इनका फाइनल वर्क। और एट द एंड इन्होंने ट्रांसलेट किया चौसर की कैंटरबरी टेल्स में से 5 टेल्स इन्होंने उठाई और उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब ये जो द प्रीफेस टू फेबल्स है, एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये क्रिटिकल वर्क है जो कि जॉन राइडन ने लिखा था, और इसमें हम लोगों को रिफ्लेक्ट इन्होंने किया है आर्ट ऑफ पोएट्री को, और साथ में इन्होंने एक, क्योंकि ये क्लासिकल फेबल्स थी, तो उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी थी इनके लिए। ड्राइडन जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो पोएट्री है वो मोस्ट एंशिएंट और यूनिवर्सल फॉर्म है लिटरेचर की। पोएट्री के अंदर ऐसी पावर होती है कि वो अपने रीडर्स को इंस्पायर कर सके और उसको मूव ऑन करवा सके। जिस तरह राइटिंग्स की बाकी दूसरी फॉर्म्स हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पोएट्री के पास ये पावर है कि वो अपने रीडर्स को इंस्पायर कर सकती है। उन्होंने पोएटिक फॉर्म्स की जो इम्पोर्टेंस है, उस पर भी ज़ोर दिया, और उन्होंने कहा कि जो भी ये पोएम्स का स्ट्रक्चर या स्टाइल होता है, वो भी बिल्कुल उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह उसका कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है। क्लासिकल फेबल्स को ट्रांसलेट करने के दौरान जॉन ड्राइडन ने ये भी नोट किया कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनके लिए, कि वो इन सारे क्लासिकल वर्क्स को मॉडर्न लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट करेंगे, तो उनमें वो असर नहीं रहेगा, जो कि बिल्कुल उनके एक ओरिजिनल टेक्स्ट में था।
इसलिए इन्होंने ये सजेस्ट किया कि ट्रांसलेटर जो है, जो भी ट्रांसलेट कर रहा है वर्क्स को, उसको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसके बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो उसके मीनिंग्स के साथ-साथ उसका जो ट्रू स्टाइल है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट का जो ट्रू स्टाइल है, उसको भी अपनी ऑडियंस तक, अपने रीडर्स तक पहुँचा सकें। तो तभी उसका जो भी उसके जो असरात हैं ओरिजिनल राइटिंग के, वो ऑडियंस तक वो पहुँचा सकेंगे। जॉन ड्राइडन ने जो भी पोएट्री में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस है, उसकी इम्पोर्टेंस को भी बताया और इन्होंने ये कहा कि एक जो पोएट है, उसको अपने जो भी इमेजिनेशंस हैं, वो ऐसी क्रिएट करनी चाहिए कि जो भी उनके रीडर्स हैं, वो उनको ईज़िली कैप्चर कर सकें, उनकी इमेजिनेशंस तक पहुँच सकें। जब वो पढ़ रहे हैं उस पोएट्री को, तो सेम एज़ इट इज़ वो भी वही इमेजिन करें, जो कि एक पोएट लिखते टाइम करता है। ओवरऑल अगर बात करें तो प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये जो है ये बहुत ज़्यादा थॉटफुल और इंसाइटफुल रिफ्लेक्शन है आर्ट ऑफ पोएट्री पे, क्योंकि इसमें इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर को मॉडर्न ऑडियंस के लिए मॉडर्न लैंग्वेज में कन्वर्ट जब किया, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था, जो कि ड्राइडन की स्किल्स को दिखाता है एज़ अ क्रिटिक, और बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग जो कि उनकी थी पोएटिक ट्रेडिशन के लिए, वो भी दिखाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।